नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। भारत के विभाजन को समझना। जी हां, आज का अपना ये टॉपिक है कि इस विभाजन को कैसे समझा जाए। ये विभाजन जो है कैसे हुआ, तो इस पाठ के तहत हम ये जानेंगे। कुछ बयान हैं, मौखिक बयान हैं और कुछ लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, जिनके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, है ना। हिंदू और मुसलमानों ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया, महिलाओं के ऊपर क्या गुजरी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में जिसको हम लोग आज जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बंटवारे के अनुभव हैं। जब जब विभाजन हो गया तो कई लोगों के मन में, कई लोगों के दिलों में कुछ बातें रहती हैं जिनको जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो 3 बयान में 3 पाकिस्तानी हैं, मतलब बयान करता है जो जो कि बयान करेंगे, और एक है शोधकर्ता जो कि भारतीय है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में गया हुआ है। जो पहली स्टोरी है उसमें अब्दुल लतीफ नाम का एक व्यक्ति है, और कहानी का मतलब कि जो है नाम है, जो वो बयान कर रहा है उसको क्या नाम दिया गया है कि मैं अपने अब्बा पर मतलब कि चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूं। अब्दुल लतीफ नाम है उसका, ठीक है। तो 1992 की बात है। एक शोधकर्ता भारतीय पंजाब विश्वविद्यालय, है ना, में गया हुआ है, जो कि लाहौर में पड़ता है, और उसका जो इतिहास विभाग है उसमें वो शोध कर रहा है। तो एक व्यक्ति है अब्दुल लतीफ, वो उसकी बहुत मदद करता है तहे दिल से। उनके सोचने से पहले ही वो उनके लिए हाजिर रहता था, इतना वो उसके प्रति डेडिकेटेड था। कौन? अब्दुल लतीफ। तो एक बार शोधकर्ता ने पूछा कि आप मेरे लिए इतना क्यों समर्पित हैं, मैं ये देख रहा हूँ बहुत दिनों से। तो कहता है कि अभी मेरा मतलब कि नमाज का समय है, तो मैं फिर से वापस आता हूँ तो बताता हूँ। तो वापस आया तो उसने ये बताया कि मेरे जो अब्बा जान थे, है ना, वो जम्मू से थे। तो जब बंटवारे की बात चल रही थी और जब दंगे चल रहे थे, तो जहां पर मेरे अब्बू रहते थे वो मुसलमानों की बस्ती थी, तो बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने वहां पर मारकाट मचा रखी थी, और मेरे पिताजी ही वहां पर बचे थे, है ना। तो उनको लगा कि अब मेरी भी जान खतरे में है, ठीक है। तो उन्होंने एक हिंदू महिला से मदद मांगी जो कि बहुत बुजुर्ग थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मदद तो दे दूंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आ जाएं और मुझे भी मार डालें। तो ऐसा करते मैं तुम्हें एक गड्ढे में छिपा देती हूँ, जहां पर बहुत सारी लाशें होंगी, मैं तुमको उसके नीचे छिपा दूंगी, और सुबह होते ही तुम सियालकोट की तरफ तेजी से भागना। और वही हुआ, वो तेजी से वहां से भाग गया। यानी कि उस हिंदू महिला ने उसकी जान बचाई, उन हिंदुओं से जो कि मुसलमानों के ऊपर कहर बरपा रहे थे। तो उसने कहा कि यही एक कर्ज है जो मैं चुका रहा हूं ये सब करके। दूसरी कहानी है कि बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। इकबाल अहमद नाम का एक व्यक्ति है जो कि 50 के दशक में पाकिस्तानी दूतावास में एक मतलब कि क्लर्क था। तो उसके एक लाहौरी दोस्त ने उसको एक चिट्ठी दी थी, रुक्का जिसको कहते हैं, यानी कि छोटी चिट्ठी। तो कहा था कि ये जो है दिल्ली में पहाड़गंज में मेरा एक दोस्त रहता है, उसको दे देना। तो वो जा रहा था लेकर के चिट्ठी, तो उसको पता नहीं मालूम था। तो उसने एक साइकिल वाले से पूछा पंजाबी भाषा में कि सुनिए, ये पहाड़गंज का जो है रास्ता किधर से है। तो उस व्यक्ति ने पूछा जो साइकिल चला रहा था कि तुम शरणार्थी हो, रिफ्यूजी हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इकबाल जो है मतलब कि इकबाल अहमद हूँ, और मैं जो है पाकिस्तान से आया हूँ, मेरी यहाँ पर जॉब है ना। तो उसने कहा कि रुको रुको। तो वो डर गया कि ऐसा क्यों बोल रहा मुझे, रुको रुको। वो बहुत तेजी से आया, तो उसको लग रहा था कि ये मुझे यार मार डालेगा, लेकिन वो आया तेज, मतलब कि तेजी से, और उसको अपने गले लगा लिया। किसको? इकबाल अहमद को। और कहा बहुत दिन हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला, यानी कि वो मुसलमान जो पंजाबी बोलता है। तो ये दिल्ली की बात है। एक कहानी है कि ना, नहीं, तुम हमारे कभी नहीं हो सकते, है ना। तो वो शोधकर्ता जब वहां पर था लाहौर में, तो वहां पर उसको एक व्यक्ति मिला जो कि मुस्लिम था, और कहा कि तुम पढ़ लिख करके जो है धर्म की रक्षा, मतलब कि धर्म के लिए कुछ करो। तो उसको लगता था कि जो भारतीय है, उसको ये नहीं लग रहा था कि ये भारतीय है, उसको लगा कि ये कोई विदेश में रहने वाला है और यहाँ पर आया हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो हिंदू हूँ और मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो उसको बहुत बुरा लगा, और कहा कि नहीं, तुम जैसे ही लोगों ने जो है मेरे गांव को जो है उजाड़ दिया था, तो तुम हमारे कभी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये 3 कहानियां हैं जिनमें आप लोग को अनुभव सुनने का मिला। कुछ लोगों के लिए जो है कर्ज चुकाने की बात थी, कुछ लोगों को एक मिलने की चाह थी,
कुछ लोगों को अभी भी नफरत थी। ठीक है, तो ये बातें हैं। फिर बंटवारा या महाध्वंस, होलोकॉस्ट, जर्मन होलोकॉस्ट, यानी कि जब नाजियों के द्वारा यहूदियों का सफाया किया गया विद प्लान। लेकिन जो बंटवारा हमारे देश में हुआ, जो दंगे फसाद हुए, वो तो विद प्लान था, मानते हैं, लेकिन वो कोई सरकारी काम नहीं था कि पूरा प्लान बनाया गया हो कि मतलब कि गवर्नमेंट ने कि एक जाति विशेष ना धर्म विशेष को जो है खत्म करना है ना। तो उसमें क्या था कि जो धर्म गुरु लोग थे या जो अपने आप को कह रहे थे कि हम इस धर्म के जो है अगुआ हैं, उन लोगों की वजह से ये ऐसा हुआ। तो इसको भी होलोकॉस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये धार्मिक प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी और रूढ़ छवियों की ताकत। रूढ़िवादी विचार ये थे कि जो हिंदुओं के पक्षधर थे वो जो है मुसलमानों को बुरा कहते थे, ठीक है, और जो मुसलमानों के अगुआ थे वो हिंदुओं को बुरा कहते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर आपसी ईर्ष्या और द्वेष की भावना पनपी। फिर है विभाजन क्यों और कैसे। अंग्रेजों द्वारा 1909 में बनाए गए पृथक मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों यानी कि मौले मिंटो सुधार में जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ऐसा क्यों, ताकि दोनों में आपस में जो है एक विचारों का जो एक तालमेल था उसको खत्म करना था इन लोगों को, इसको अंग्रेजों को। और 1919 में इसका विस्तार किया गया। 1920 और 30 के दशक में मस्जिद के सामने संगीत बजाना, गौरक्षा के लिए आंदोलन करना, शुद्धि आंदोलन, मतलब कि जो मुसलमान बन गए थे हिंदू लोग, उनको फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना, शामिल करना, इन सारी चीजों से मुस्लिमों में गुस्सा पैदा हुआ। और दूसरी चीज, हिंदू जो थे वो 1923 के बाद से तंजीम और तबलीग माने प्रचार और तंजीम माने संगठन के विस्तार से विचलित हुए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी शैलियां थी जिन्होंने दोनों धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम किया। ठीक है, संगठन थे जो ये सब काम कर रहे थे, आम जनता का तो खाली इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब है आखिरी दशक सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जब विभाजन हुआ उसके 10 साल पहले का जो इतिहास है वो ज्यादा मायने रखता है, जिसने विभाजन को पक्का कर दिया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, और जो आरक्षित क्षेत्र थे वहां पर लीग का जो एक परफॉर्मेंस था उतना अच्छा नहीं था। तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग को लगा कि अभी हमारा वो कहते हैं ना कि समाज में, सोसाइटी में वो रुतबा हम नहीं हासिल कर पाए हैं। तो इस प्रकार से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यों में उसको एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब की 84 सीटों में आरक्षित वाली में मात्र उसको 2 सीटें मिली और सिंध में 33 में से केवल 3 सीटें उसको मिल पाई। यानी कि 1937 का जो चुनाव हुआ वो मुस्लिम लीग के पक्ष में नहीं था। अब बात करते हैं संयुक्त प्रांत में लीग जो थी ये कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी। संयुक्त प्रांत माने उत्तर प्रदेश, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तो फिर ऐसा इसलिए वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ जो है मिलकर सरकार बनाएंगे। रीजन ये था कि संयुक्त प्रांत में जो मुस्लिम थे वे जमींदार लोग थे और जमींदारी प्रथा का ये जो है पक्ष लेते थे, कौन, मुस्लिम लीग। और कांग्रेस जो थी ये जमींदारी प्रथा को समाप्त करना चाहती थी। तो ये भी विरोधाभास था, इसकी वजह से कांग्रेस ने उनको शामिल नहीं किया। तो इसकी वजह से मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं धक्का लगा और जो जमींदार थे मुस्लिम लोग उनको भी कहीं ना कहीं चिंता हुई कि आने वाला समय अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यही सब बातें थी जिन्होंने उनको अंदर ही अंदर जलाने का काम किया, उनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी। अब लीग जमींदारों की समर्थक थी, ये तो मैंने बताया, और मुस्लिम जमींदार उससे चिंतित हुए। 1937 में मौलाना आजाद का एक सवाल था। वो सवाल क्या था, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को, कांग्रेस के सदस्यों को मुस्लिम लीग का सदस्य बनने से रोका जाता है ना, रोका जा रहा है मुस्लिम लीग के सदस्य बनने, लेकिन वो जो हिंदू महासभा है, जो हिंदू संगठन है, उसमें शामिल होने से इनको नहीं रोका जाता है। तो इसी के बाद जो है 1938 में जो है कांग्रेस ने फैसला किया कि अब कांग्रेस का कोई भी सदस्य हिंदू महासभा का भी सदस्य नहीं बन सकता या उसमें शामिल नहीं हो सकता है। तो ये बातें हुई। तो कहीं ना कहीं मौलाना आजाद को भी ये बातें
चुभ रही थी। अब है पाकिस्तान का प्रस्ताव। यूनियनिस्ट पार्टी, ये मुस्लिमों की पार्टी थी और ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, के नेता सिकंदर हयात खान का एक प्रस्ताव आया 23 मार्च 1940 में, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग की। लेकिन इसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का नाम नहीं आया कि हम एक अलग राज्य या एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं एक संकेत था। दूसरा है मोहम्मद इकबाल का भाषण। वही मोहम्मद इकबाल है ना, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये कवि हुआ करते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा गया, मोहम्मद इकबाल का जो भाषण है इन्होंने दिया वो 1930 के लीग अधिवेशन में दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की एक जरूरत है। लेकिन इन दोनों ही स्टेटमेंट में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया या जिक्र नहीं आया कि एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत था आने वाले समय का कि पाकिस्तान बन के रहेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं। युद्ध के बाद, यानी कि कौन सा युद्ध? महायुद्ध 1939 से 45 वाला सेकंड वर्ल्ड वॉर में केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया है ना 1945 में। लेकिन जिन्ना की मांग के कारण ये चर्चा जो है बीच में ही टूट गई। और क्या मांग थी उनकी मांग थी कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनके चुनाव का अधिकार मुस्लिम लीग को होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से ये चर्चा बीच में टूट गई। पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के अधिकतर जो सदस्य थे वो अंग्रेज भक्त हुआ करते थे और वो मुस्लिम थे, ठीक है। 1946 और 47 के चुनाव फिर से हुए। 37 वाले चुनाव में मुस्लिम लीग ने आरक्षित क्षेत्रों में भी उतना अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अब जो 1947 वाला जो चुनाव हो रहा है 46-47 वाला, उसमें लीग एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभर करके आएगी, यानी कि मुस्लिमों की एक अगुवा बन जाएगी ये। इसमें क्या हुआ, मध्य प्रांत की 300 सीटें इसने जीती। सबसे बड़ी बात, सभी प्रांतों की जो कि आरक्षित थे प्रांत, मतलब कि आरक्षित सीटों में 509 जो आरक्षित सीटें थी उनमें से 442 में मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की, यानी कि जीत हासिल की। अब क्या था, अब इतने बड़े पैमाने पर इसने जीत हासिल की आरक्षित क्षेत्रों में भी। अब क्या था कि यह अब एकमात्र मुस्लिम प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं इसको लगा कि अब हमारा आधार मजबूत हो गया है। विभाजन का संभावित विकल्प 1946 का कैबिनेट मिशन सभी जानते हैं, त्रिस्तरीय महासंघ जिसमें भारत एकीकृत रहता, ये बात होनी थी इस पर। और केंद्र के पास मात्र 3 विभाग थे, विदेश विभाग, रक्षा विभाग और संचार विभाग। कैबिनेट मिशन में ये बात की गई है ना। और प्रांतीय सभाओं को 3 भागों में बांटा गया था। ये इंपॉर्टेंट, समूह का, ख और ग। समूह का में ये हिंदू बाहुल्य प्रांत थे। समूह ख में पश्चिमोत्तर मुस्लिम बाहुल प्रांत थे, जहां पर वर्तमान में पाकिस्तान है। और समूह ग में पूर्वोत्तर मुस्लिम प्रांत, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 भागों में इन प्रांतों को बांट दिया गया। अब लीग की मांग क्या थी कि ये जो समूहबद्धता है, ये जो समूहबद्धता है, इसमें आपस में जो है लिंक होने का भी इनको अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये बात कर रहा है कि आने वाले समय में हम लोग पश्चिमोत्तर जो है और पूर्वोत्तर वाले मुस्लिम प्रांत सब एक हो जाएंगे और भविष्य में ख और ग को संघ से अलग होने का अधिकार होगी। किसकी मांग थी? लीग की, जो कि जाहिर सी बात है एक निगेटिव ये बात मानी जाएगी। कांग्रेस की मांग क्या थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार हो, यानी कि दोनों पक्षों से बराबर का जो है स्टेटमेंट दिया गया, जिसकी वजह से ये चर्चा शुरू में तो सबने स्वीकार किया, लेकिन बाद में ये चर्चा टूट गई, ठीक है। अंत में दोनों ने प्रस्ताव नहीं माना। परिणाम क्या निकला ना, आवेश में आकर के लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया, यानी कि बड़े पैमाने पर दंगों की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने मार्च 1947 में पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल, मतलब हिंदू सिख बहुल, यानी कि पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम बहुल था, पूर्वी पंजाब में हिंदू और सिख बहुल्य क्षेत्र था, ठीक है, यानी कि पूर्वी पंजाब में। और यही सिस्टम जो है बंगाल में भी लागू कर दिया गया। इसके बाद विवाद और तेजी से बढ़ने लगा, कानून व्यवस्था का नाश हो गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब घोषित हुआ तो बड़े पैमाने पर लोग मारे जाने लगे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंगाल और पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सुरक्षा
किसके जिम्मे में होती है? पुलिस के। वो भी हिम्मत हार गई और कहा कि ऐसा करो तुम लोग, जो लोग उनकी हेल्प मांगने आते थे, जो दंगा से पीड़ित लोग थे कि हमारी हेल्प करो, वो कह रहे, पुलिस वाले कह रहे थे, सुरक्षा करने वाले कहने लगे कि ऐसा करो, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां तक कि जो हिंदू जो पुलिस वाले थे वो हिंदुओं का पक्ष ले रहे थे और जो मुस्लिम थे वो मुस्लिमों का पक्ष ले रहे थे। तो इस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, कोई किसी का नहीं था, सब इधर से उधर अव्यवस्था। सोच के देखिए कैसा माहौल रहा होगा जब पुलिस ही कह दे कि हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, महात्मा गांधी एक अकेली फौज, वन मैन आर्मी, ठीक है, नोआखली जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में पड़ता है, कलकत्ता सभी जानते हैं, बिहार और दिल्ली का इन्होंने दौरा किया। वहीं पर एक शाहिद अहमद देहलवी ने कहा कि जब दिल्ली में पहुंचे महात्मा गांधी कि एक कठोर और लंबी गर्मी के बाद बरसात के फुहारों के समान महात्मा गांधी आए, है ना। और दूसरा क्या कहा उन्होंने स्टेटमेंट कि अब दिल्ली बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को विश्वास था कि अगर मैं कहूंगा लोगों को, अगर उनको समझाया जाए तो ऐसा नहीं है, होगा, दंगा समाप्त होगा, और हुआ भी, उसका प्रभाव भी पड़ा। तो इस प्रकार से ये इन्होंने कोशिश की। बंटवारे में औरतें, उर्वशी बुटालिया की एक पुस्तक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। इसमें एक गांव का नाम आया है थुआ खालसा गांव, जो कि रावलपिंडी में पड़ता है। वहां पर सिख औरतों ने अपने मान मर्यादा की रक्षा के लिए, है ना, जो है प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, कुएं में कूद करके, यानी कि अग्निकुंड जला करके उसमें अपने आप को खत्म कर लिया था 90 औरतों ने। तो इस किताब में ये स्टेटमेंट दिया गया है। और इसी की याद में ही दिल्ली में 13 मार्च को शहादत कार्यक्रम मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कि सेलिब्रेट किया, उस दिन लोग जो हैं आपस में बैठ करके, जो सिख भाई लोग हैं वो लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, और बताते हैं कि ऐसा ऐसा इस दिन हुआ था। ठीक है, सेलिब्रेट करने के बाद क्या है, एक कह सकते हो एक शोक है, शोक संदेश है। तो उस दिन सब लोग साथ में बैठते हैं। तो 13 मार्च को ये चीज हुई। एक चीज जानिए, पाकिस्तान का नाम कैसे आया। सभी जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे कि चौधरी रहमत अली जो थे ये कैम्ब्रिज के छात्र थे, वहां से एमए कर रहे थे 1933 और 35 में। इन्होंने 2 पर्चे लिखे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द को इजाद किया। पा से पंजाब, प से अफगान, क से कश्मीर, सा से सिंध और तान से बलूचिस्तान। इस प्रकार से इन्होंने ये शब्द इजाद किया। हालांकि उस दौरान जो है मुस्लिम लीग के सदस्यों ने ही इन बातों को मात्र एक छात्र का स्वप्न कहकर इसको रिजेक्ट कर दिया था, और बाद में वही हुआ भी ना। तो इस प्रकार से आपने जाना विभाजन को कैसे समझा जाए। देखिए, कम शब्दों में मैंने समझाया, अगर बुक रीडिंग करें, चैप्टर को पढ़ा जाए तो और भी चीजें उसमें मिलेंगी ना, तो और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो ये था आज का अपना विभाजन को समझने वाला चैप्टर। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।